हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है आप मेरी इस वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे एंड सॉरी मुझे इतना टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को स्किप मत करना, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। मैंने 3 घंटे लिए थे ताकि मैं ये वीडियो बना सकूँ, अपनी प्रिपरेशन भी कर सकूँ, साथ ही साथ आपकी हेल्प भी कर सकूँ। तो हर एक पार्ट को अच्छे से देखना, आप चाहें तो फास्ट स्पीड पर देख सकते हैं, पर हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनना, क्योंकि सच बता रही हूँ मैंने ये एक्सपीरियंस जो लिया है वो मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ। और सच बता रही हूँ, मुझे उनसे मिलके इतना अच्छा लगा ना कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब मुझे इंटरव्यू की कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक चीज़ बारीकी से समझाई। हालाँकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, मुझे वापस घर भी आना था। आप समझ सकते हैं कि ससुराल में थोड़ा काम-वाम भी होता है, वो सब भी मैनेज करना पड़ता है। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि बस मैं फ्री हूँ, तो मुझे जल्दी आना पड़ा। मैं अपने कुछ डाउट्स क्लियर नहीं कर पाई। मैं वेट कर रही हूँ बस रिज़ल्ट के आने का। अगर वो कर क्लियर हो जाता है मेरा, तो मैं दोबारा जाऊँगी, जो मेरे पॉइंट्स रह रहे थे उनको पूछूँगी। और अगर इन केस हैदराबाद जाने से पहले मेरा रिज़ल्ट नहीं आता है, तो मैं फ़ोन पे उनसे जो मेरे बाकी के डाउट्स हैं मैं पूछ लूँगी। लेकिन आज मैं आपको ऐसी-ऐसी बारीकियाँ बताने वाली हूँ ना इंटरव्यू की, जो मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे इतने बड़े-बड़े लोग हैं उन्होंने आपको बताई है। क्योंकि उन्होंने वर्क नहीं किया है, बस अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, लेकिन मैं जिनसे मिलकर आ रही हूँ उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं और इवन खुद 1-1 घंटे के इंटरव्यू दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक रिसर्च में जब वो सेलेक्ट हुए थे, तो वहाँ पे उनका 1 घंटे इंटरव्यू चला था और बाकी के कैंडिडेट्स का सिर्फ 5-5 मिनट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से वो इंटरव्यू देते होंगे कि जो पूरा पैनल है उसको इन्वॉल्व करके रख पाते हैं। तो मतलब आप समझिए। और अब मैं आपको पॉइंट्स बताना स्टार्ट करती हूँ। आपको खुद रियलाइज़ होने वाला है कि कितने अच्छे पॉइंट्स हैं और ये आपको कहीं नहीं मिले हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगता है। और सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। जब मैं घर आई सबसे पहले मैंने नोट डाउन करे ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो मैं धीरे-धीरे कर आपको बताती हूँ सारे पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हमें सभी बताते हैं, लेकिन जो वहाँ पे कुछ बारीक वाले पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सर ने मुझे बताया था कि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो कपड़े हमें पहने हैं वो ऐसे होने चाहिए कि कंफर्टेबल भी हों, ज़्यादा डार्क कलर्स के नहीं होने चाहिए। आप चाहे तो सूट भी प्रेफर कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए और उन कपड़ों में 3-4 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। ऐसा ना हो कि कहीं आपको दुपट्टा अड़ रहा है या फिर सूट टाइट है तो आप अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं। सेम चीज़ बॉयज़ के लिए भी उन्होंने मुझे बोली थी कि उन कपड़ों में प्लीज़ 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 बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पर अनकंफर्टेबल हो। अब हम बात करते हैं शूज़ की और गर्ल्स के लिए स्लीपर्स या सैंडल्स की। देखिए, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होता है ना वो सब कुछ देखता है। कई बार क्या होती है कि हम गर्ल्स ध्यान नहीं देती हैं, हम अपना जो ड्रेस है वो तो डिसाइड कर लेते हैं, सेम बॉयज़ भी अपनी ड्रेस डिसाइड कर लेते हैं कि हम उस दिन ये ड्रेस पहन के जाने वाले हैं। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, अपने स्लीपर शूज़ सैंडल्स इन पर ध्यान नहीं देते हैं। और कई बार हम ऐसे स्लीपर शूज़ पहन लेते हैं जो टक टक करते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना वो ये देखता है कि हम कितनी नॉइज़ क्रिएट कर कर एंटर कर रहे हैं। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि उन चीज़ों का जो सोल है, चाहे वो स्लीपर्स हो, सैंडल्स हों या हमारे शूज़ हों, उनका सोल बहुत सॉफ्ट होना चाहिए कि जब हम चलें तो वो आवाज़ नहीं करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने बताया होगा। तो मतलब मैं सच बता रही हूँ, कुछ और भी अच्छे-अच्छे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। बस शर्त ये है कि वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। अब देखिए, जब हम रूम में एंटर कर रहे हैं तो बात आती है विश करने की। यहाँ पर भी सारे पॉइंट्स बड़े गौर से और ध्यान से सुनना। देखिए, जब भी हम रूम में एंटर करते हैं ना, तो सवाल ये आता है कि वहाँ पे सारे मेल्स भी हो सकते हैं, सारे फीमेल्स भी होते हैं। तो हमें गुड मॉर्निंग किस तरीके से विश करना है। देखिए, मान लीजिए अभी हमारे पास मिक्सअप है, मतलब कि हमारे पास मेल्स भी बैठे हुए हैं इंटरव्यू के पैनल में और फीमेल्स भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें रूम में पूछ कर एंट्री करनी है, मे आई कम इन। ठीक है, वो बोलेंगे आ जाइए। अब यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें बैठना नहीं है, पर विश कैसे करना है वो सुन लीजिए पहले। सबसे पहले हमें बोलना है गुड मॉर्निंग सर, फिर हमें थोड़ा सा वेट करना है वहाँ से रिप्लाई आने का, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने विश किया और सामने से रिप्लाई ना आए। जैसे ही जितने भी वहाँ पे सर होंगे वो आपको बोल दें गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप उसके बाद जो मैम बैठी हुई हैं वहाँ पर, आपको उनको भी विश करना है और बोलना है गुड मॉर्निंग मैम। दैट्स इट। ठीक है, और बैठना नहीं है जब तक कि आपको बैठने के लिए ना कहा जाए। ठीक है, क्योंकि वही जो तरीका है, सलीका है, वो ये चेक करते हैं ये बंदा या बंदी खुद तो नहीं बैठ गए हैं, हमने इनको बोला तभी बैठे हैं। आपको खड़े रहना है, बिल्कुल मतलब चुपचाप बैठे रहना है। और आपको जो फेस है ना, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई, फेस स्माइलिंग होना चाहिए और कहीं से भी उनको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि हम घबरा रहे हैं। अब देखिए, वहाँ पर होने क्या वाला है कि जो 4 बंदे होंगे पैनल के अंदर, एक उसमें से होगा साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट ना
बस बैठ के ना ऐसे देखने वाला है। उन्होंने मुझे खुद बताया, क्योंकि जब वो इंटरव्यूज़ देते थे साइकोलॉजिस्ट बैठा था, वो साइकोलॉजिस्ट जानबूझकर आपको इस तरीके से देखेगा ताकि वो आपके अंदर एक घबराहट क्रिएट कर सके। बाकी 3 तो क्या करते हैं, अपनी जो कॉपी पेन्स होती हैं, आपकी जो डिग्रीज़ वगैरह जो आपने पूरा परफॉर्मा बना के दिया है बायोडाटा, उसको देखने में लगे रहते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बस आपको पूरे इंटरव्यू में सिर्फ ऐसे ही देखने वाला है ताकि वो आपके अंदर एक घबराहट क्रिएट कर सके। तो आपको भी ऐसा सोचना है कि कोई मुझे देख ही नहीं रहा, मतलब वो बंदा जो स्पेशली साइकोलॉजिस्ट है ना, वो तो देख ही नहीं रहा, बस एक स्माइल फेस के साथ वहाँ खड़े रहें। अब जब वो आपको बैठने के लिए कहेंगे, सॉरी इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई। कई लोग क्या करते हैं, जब कमरे में एंटर करते हैं तो विश करने का उनका तरीका क्या होता है, मान लीजिए 3 सर बैठे हैं, 1 मैडम बैठी हुई है, तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बस चाहे कितने भी मेल्स बैठे हो, चाहे कितनी भी फीमेल्स बैठी हो, हमें एक ही बार बोलना है गुड मॉर्निंग सर, वेट करना है, वो रिप्लाई करेंगे। उसके बाद गुड मॉर्निंग मैम, उन्होंने बोल दिया ठीक है, अगर बैठने के लिए कहा है तो बैठ जाइए, नहीं कहा है तो मत बैठिए। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते, तो आप पूछकर बैठ सकते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है, उस पर आप बैठ जाइए। सिटिंग पोजीशंस आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने बताई होगी किस तरीके से हमें बैठना है। थोड़ा सा पाँव में गैप होना चाहिए, हाथ दोनों हमारे नीज पर होने चाहिए और एक स्माइलिंग फेस भी होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी घबराहट का पता नहीं लगना चाहिए कि हम घबरा रहे हैं। स्माइल इतनी भी नहीं कि ऐसा लगे साइकोलॉजिस्ट को कि फेक स्माइल है, बस हल्की सी स्माइल होनी चाहिए चेहरे पर। और जो दूसरी बात ये है कि हमारे जो पाँव है ना वो लड़खड़ाने नहीं चाहिए, हाथ बिल्कुल भी लड़खड़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट समझ जाता है ये घबरा रहा है। अब उन्होंने मुझे जो और अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट टिप्स दी, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। देखिए उन्होंने बोला, मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे लगा कि किसी ने भी, इतनी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, किसी ने भी ये बातें नहीं बताई हैं। हो सकता है वो अपनी जो पे करके जो कोचिंग देते हैं वहाँ पर ही सारी बातें बताते हों, लेकिन अभी तक जो नॉर्मल वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर तो ये सारी बातें नहीं थी। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। वीडियो देखिए, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप प्लीज़ 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 बिना स्किप करके देखते रहिए। अब देखिए उन्होंने मुझे बताया, जो इंटरव्यू पैनल होता है ना, वो खुद कभी तैयार नहीं होता कि उन्हें आपसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप इंटरव्यू ले लीजिए, तो 400-500 बच्चों का आपको इंटरव्यू लेना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं 18 से 20,000 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, तो हर एक पैनल के पास कम से कम 500-600 बच्चे आने वाले हैं। तो आप भी अगर किसी का इंटरव्यू लेंगे तो कितने क्वेश्चंस बना के जा सकते हैं? सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल भी। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि हम कभी भी खुद से तैयार नहीं होते कि हमें सामने वाले से क्या पूछना है, क्योंकि वो इतने सारे इंटरव्यूज़ ले चुके हैं ना, तो वो खुद बता रहे थे कि मैं या मेरे साथ बैठे हुए पैनल में लोग कभी भी प्रिपेयर नहीं होते हैं कि उन्हें क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। वो क्वेश्चंस हमारी बातों से ही पूछते हैं, और इवन हमें जो पढ़ाने के लिए टॉपिक है वो भी हमसे जो बातें कर रहे हैं ना, उसी में से देने वाले हैं। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर समझाती हूँ, उन्होंने मुझे कैसे इस बात को समझाया। देखिए सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जाएगा, और उन्होंने मुझे एक बात और बताई कि उन्हें भी पता लगता है कि कोई भी इंटरव्यू देने आता है तो घबराहट होती है, चाहे वो कितना भी स्माइलिंग फेस बना ले, कितना भी रिलैक्स पोजीशन में बैठा हो। तो सबसे पहले वो आपको फैमिलियर करते हैं अपने साथ, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, ताकि जो आपकी जो मतलब जो भी हुनर है ना आपका, वो सामने निकल कर आए। तो वो हमेशा हमें रिलैक्स कराएंगे सबसे पहले, ताकि हमसे थोड़ा फैमिलियर हो जाए, नॉर्मल बातें करेंगे, उसके बाद ही हमें से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, वो आपको अपने आप से फैमिलियर कराएंगे। अब सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। अब हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैंने उनको बता दिया था। तो उन्होंने मुझे कहाँ पे रोका मैं आपको बताती हूँ। मैंने बोला कि मैंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैंने जानबूझ के बीकॉम ऑनर्स नहीं बोला था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बीकॉम ऑनर्स बोलती हूँ ना, तो मुझसे ना बीकॉम ऑनर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर ने यही बोला कि आपने ये बताया कि आपने ग्रेजुएशन की है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने किस सब्जेक्ट में किया है। तो फिर मैंने बता दिया बीकॉम ऑनर्स। अच्छा, आपने बीकॉम ऑनर्स की है। अब यहीं से वो क्वेश्चंस रेज कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे, तो बस उन्होंने बस नॉर्मल पूछ लिया। तो अब वो बोलेंगे कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताइए, डीमोनेटाइजेशन के बारे में बताइए, इकोनॉमी के बारे में बताइए, हमारी कंट्री में कौन सी इकोनॉमी हम फॉलो करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, या कौन सी इकोनॉमी, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि हमें हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इन केस बहुत पुराना पड़ा हुआ है, याद नहीं है, तो जो ऊपर ऊपर की चीज़ें होती है ना, वो सब हमें पढ़कर जानी है। दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो आपको एक स्माइलिंग फेस के साथ बोल देना है, सॉरी सर आई डोंट नो। अगर आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था सी से, तो आप समझ सकते हैं वो वर्ड क्या होता है। यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकती, हमें बस उसको वो नहीं बनाना है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता, अगर हम सॉरी बोलते हैं ना, तो सामने वाला समझता है कि हर किसी को हर कोई चीज़ नहीं आती है,
ठीक है, तो वो आपसे कोई दूसरे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि नहीं सर इसका आंसर तो ये होगा, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कटते हैं। सॉरी बोलने के कोई भी मार्क्स कट नहीं होते। ये सबसे अच्छी बात जो उन्होंने मुझे बताई, और मुझे नहीं लगता, मैं फिर से बोल रही हूँ, पूरे यूट्यूब पे हमें किसी ने बात बताई हो, मतलब मार्क्स कटने वाली बात। सॉरी वाली तो शायद आई थिंक बता भी रखी हो। अब बात करते हैं, जब वो मुझसे डिटेल से लेंगे कि मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया था, क्योंकि वो खुद प्रिपेयर नहीं है कि क्या क्वेश्चंस पूछे, लेकिन क्वेश्चंस उसी में से बनते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, मान लीजिए मैं अपनी हॉबीज़ वगैरह बताती हूँ, और उसके बाद वो इस तरीके पे आ जाएंगे कि मान लीजिए आप पीआरटी को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है कि आप पीआरटी को पढ़ाएं। तो मैंने बोला कि मुझे ईवीएस अच्छा लगता है। उन्होंने रीज़न पूछा तो मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि ईजी होता है पढ़ाना, साथ ही साथ हम कोरिलेट करके पढ़ा सकते हैं। बच्चे अपने आसपास वही सारी चीज़ें देखते हैं जिससे पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बताओ कि जो ट्रैवल चैप्टर है वो आप कैसे पढ़ाओगे। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि मैं ऐसे पूछूंगी, बच्चा आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, आप स्कूल आज कैसे आए, इस तरीके से। तो उन्होंने मेरे से कहा, अच्छा अगर आपको ये वाला कंसेप्ट पढ़ाना हो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बस, तो आप कैसे पढ़ाओगे। तो जो मेरा रिप्लाई था वो ये था कि मैं पूछूंगी कि आप आज स्कूल किससे आए। तो बच्चे ऑब्वियसली कुछ बच्चे तो क्लास में यही कहेंगे कि बस से आए, और इस तरीके से मैं बोलूँगी कि अच्छा जब हम स्कूल की बस में आते हैं तो हमारे साथ बच्चे होते हैं, और कौन होता है, तो ड्राइवर होता है और एक अटेंडेंट होता है, लेकिन जब हम बाहर सफ़र करते हैं, मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं। तो इस तरीके से मैं टोटल उनको एक्सप्लेन करती गई। मैं और भी तरीके बताए कि किस तरीके से वो हमारे इंट्रोडक्शन में से ही क्वेश्चंस बना लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, जितने भी उन्होंने मुझे एग्जांपल्स दिए। देखिए, हमें से काफ़ी सारे लोग जब हमने इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये भी बताते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपने बोल दिया राजस्थान से, तो वो पूछ लेते हैं, अच्छा आप राजस्थान में से हैं, तो राजस्थान का तो सारा एरिया ही डेजर्ट से है। तो हम एक बार को घबराहट में बोल सकते हैं जी सर, लेकिन नहीं, हमें पता है कि राजस्थान में जितना भी एरिया है वो सारा डेजर्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना होगा जी नहीं सर, कुछ एरियाज डेजर्ट से हैं और कुछ प्लेन एरिया भी है। तो जब वो ऐसा सुनेंगे थोड़ा इंप्रेस हो जाएंगे, तो हमसे और आगे पूछा जाएगा, अच्छा तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर डेजर्ट एरिया है, और तो फिर हमें उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है। और एक बात बता दूं, उन्हें सब पहले से ही पता है, बस वो आपसे को थोड़ा अपने आप से फैमिलियर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आपको अपने स्टेट की कितनी नॉलेज है। तो हम वो भी बता देंगे। फिर वो इस तरीके से पूछते हैं, अच्छा तो उस डिस्ट्रिक्ट में मैंने सुना है कि ये किला है, मतलब इसी तरीके से बोलेंगे मैंने सुना है, मतलब आपको ऐसा लगेगा उन्हें नहीं पता, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कुछ गलत बता देते हैं और वो मान जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उन्हें सब पता है, तभी वो आपसे पूछते हैं कि वो किला था ना, वो किला कब बनवाया गया था, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था। अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज सॉरी सर, आई डोंट नो। मैंने भी उसके बारे में सुना है, लेकिन कभी मैंने इतना एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, या मैं किसी भी वजह से वहाँ नहीं घूम पाया, और या फिर मैंने नहीं सुना है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं वहाँ पर, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। और ना ही गलत जवाब देने, नहीं पता सॉरी सर, ठीक है। अब और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैं वो भी आपको बताती हूँ। मैंने जैसे उनको बताया कि सर मैंने पोस्को का इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड किया था बीएड में, तो अगर मैं वहाँ पे बताती हूँ तो मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो हम मुझे क्या करना है, पोस्को से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, किस तरीके से पनिशमेंट दी जाती है, वो सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। कहने का मतलब ये है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, जो भी हम अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं ना, हमें खुद खाली दिमाग से बैठकर ये सोचना है अच्छे से कि अगर हमें कोई ऐसा इंट्रोडक्शन देता है तो हम उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से देना है कि सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर्स हमें पहले से पता हो, क्योंकि हम वही चाहते थे कि हमसे वही क्वेश्चंस पूछे जाए। मतलब इतनी अच्छी बात लगी ना मुझे उनकी कि मतलब मुझे लगा कि वाह, मतलब फ्री में इतना सारा ज्ञान मुझे मिल गया और ये सारा ज्ञान मुझे अपने सारे सब्सक्राइबर्स को देना है। तो अगर अभी तक मेरी अब बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, ताकि मुझे भी हौसला बना रहे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मैं इस तरीके की और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। तो मतलब आप समझ के मैं क्या कहना चाहती थी, मतलब हमने अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से प्रिपेयर करके जाना है कि वो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछें और हम उनका आंसर बहुत ही अच्छे से दे के जाएँ। अब मान लीजिए आपने कोई भी ट्रेनिंग की है, कोई भी कोर्स किया है, मेरी तरह कोई भी सेमिनार अटेंड किया है, तो आप उसे अच्छे तरीके से पढ़कर जाइए। आप सोचिए उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक डाउट था जो मैंने उनसे क्लियर किया, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का भी ये डाउट हो सकता है। मान लीजिए आपने कहीं पर पढ़ाया है स्कूल में 1 साल, 2 साल, 6 महीने, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल में 6 महीने पढ़ाया था, उसके बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसीज इशूज़, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डाउट में थी कि मैं वहाँ पर ये इंक्लूड करूँ बायोडाटा में कि नहीं इंक्लूड करूँ, कि मैंने 6 महीने आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया हुआ है, वर्चुअल टीचिंग मैंने की हुई है, क्योंकि इससे एक बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है कि
मैं अगर आर्मी पब्लिक स्कूल छोड़ सकती हूँ तो मैं केवी भी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स में जॉब लगना कोई आसान बात नहीं होती है। मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड से भी पूछा, रिलेटिव से भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि इंक्लूड मत करो, एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बिल्कुल एकदम अपोजिट आंसर दिया। उन्होंने कहा आप बिल्कुल कहिए कि मैंने जॉब की है वहाँ पर 6 मंथ। अगर रीज़न पूछा जाता है कि आपने सिर्फ 6 महीने में वो क्यों छोड़ दी, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि वहाँ पर मुझे मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। लेकिन मैं केवी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कि मैं अपनी बेबी की टेक केयर भी कर पाऊँ, अपने प्रोफेशन में भी आगे बढ़ पाऊँ। तो इस तरीके से जवाब वहाँ पे मुझे देना है। अब मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, और जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि अगर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मैंने ही बोला कि इनके क्या जवाब देने चाहिए, तो मैंने कहा अगर वो मुझसे ये बोलते हैं कि अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ में या फिर मतलब ऐसी जगह कर दी जाए, मतलब कि जो आपकी जहाँ पर आपका जॉब करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो उनका जवाब सुन के मैं खुश हो गई। मतलब इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स से इसके आंसर्स दिए हैं, बट इतना इम्प्रेसिव आंसर नहीं दिया, और इतना इम्प्रेसिव आंसर वही दे सकता है जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ लेता हो, क्योंकि वो काफ़ी लोगों के आंसर्स भी सुनता रहता है, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है। तो उन्होंने मुझे ये आंसर बोल दिया। उन्होंने कहा आप ये बोलना कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का कोई भी एरिया हो, मेरे लिए तो पूरा भारत ही एक है। तो मुझे बस जॉब करने से मतलब है, मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे किस रीजन में पटक दिया जा रहा है। मैं बस अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपना विकास करना चाहती हूँ, साथ ही साथ जिन छात्र या छात्राओं को पढ़ा रही हूँ उनका भी विकास करना चाहती हूँ। तो मतलब इतना इंप्रेसिव आंसर लगा, और सच बता रही हूँ, अगर आप ऐसा आंसर कहीं देते हैं तो वो इंप्रेस हो जाएगा। मतलब सोचिए कितनी अच्छी लाइन है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, या कोई भी प्लेस हो, मेरे लिए तो एक ही भारत है। तो मतलब मुझे कहीं पर भी जॉब दे दी जाए तो मैं उस जॉब को करूँगी। तो वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आपको इसका आंसर्स बताऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब कि मेरा सिलेक्शन ना हो इस बात को लेकर। पर मैंने कहा नहीं, मुझे आपको बताना चाहिए, शेयर करनी चाहिए ये वाली बात। मुझे ये आंसर सच बता रही हूँ बहुत अच्छा लगा। तो आप सच में इस लाइन को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं भी इसमें थोड़ा-सा फेरबदल करूँगी, ताकि जब हम इंटरव्यू देने जाएँ तो ये ना लगे कि एक बच्चे ये लाइन कहीं से रट के आए हुए हैं। तो अब इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने उनसे पूछे। जैसे कि हमें ब्लैक बोर्ड पे किस तरीके से वर्क करना है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने अदर डाउट्स भी अपने क्लियर किए। जैसे अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ डली हुई हैं जिसमें वो पोएम पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब मेरा ही डाउट था, मैंने उनसे पूछा कि सर देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है कि हमें सारी पोएम्स याद हों, और इतना पॉसिबल भी नहीं है कि इतने कम टाइम में हम फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की सारी पोएम्स याद कर लें, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब यूट्यूब पे तो ऐसा दिखा रहे हैं कि पूरा कि आपको एक्शंस करके पढ़ाना है, लेकिन हमारा अगर एक हाथ में बुक होगी तो हम दोनों हाथ से एक्शंस कैसे कर सकते हैं। जब मैंने कहा ना हमारे एक हाथ में बुक होगी, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पोजीशन बताई कि हमें बुक किस तरीके से पकड़नी चाहिए। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि बुक किस तरीके से पकड़नी चाहिए, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सही तरीका बताऊंगी बुक पकड़ने का, कि अगर हम उसे किसी भी पोजीशन में पलटे, मतलब स्टूडेंट को कुछ दिखाना है या खुद कुछ देखना है, तो बुक हाथ से गिरनी नहीं चाहिए, लड़खड़ानी नहीं चाहिए। तो वो पोजीशन में पता होनी चाहिए। तो हमें एक हाथ में बुक रखनी है, तो हम बाकी का जो अपना एक हाथ है ना, उससे हमें एक्शंस करने हैं, ठीक है। ना कि जैसे अभी अदर यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं, अपना स्क्रीन पे लगा देते हैं पूरा लिखा हुआ, उसके बाद एक्शंस करते हैं, हमें बड़ा इंप्रेसिव लगता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है ना, जब हमें पोएम ही लर्न नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो एक हाथ में हमें बुक रखनी है और इस हाथ से एक्शन करना है, और बहुत ही राइमिंग तरीके से पूरी बॉडी को भी मूव कर सकते, क्योंकि बॉडी तो हमारी फिक्स नहीं हुई ना, सिर्फ ये वाला हाथ फिक्स हुआ है। तो हम पूरी बॉडी को भी मूव करके इस तरीके से हमें पढ़ाना है। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, और मुझे पता है ये बात अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई। तो अभी भी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको आगे की बातें बताती हूँ। सबसे बड़ी बात है आई कांटेक्ट। अगर हम आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं ना आंसर देते वक्त, तो समझ जाते हैं कि अगर हम अभी आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हम बच्चों से आई कांटेक्ट कैसे करेंगे। ऐसा होता है ना, अगर मैं आपसे भी आई कांटेक्ट ना करूं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई भी आपसे बात कर रहा हो, अगर वो आई कांटेक्ट करके बातें नहीं करता ना, तो आपको ऐसा लगता है ये मेरी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं बस बका जा रहा हूँ, बकी जा रही हूँ, और ये सुन ही नहीं रहा है। इसलिए हमें आई कांटेक्ट ज़रूर करना है। साइकोलॉजिस्ट से घबराना मत, उसका तो काम ही है बस यूँ पकड़ के आपको देखना, उसे घबराना नहीं है, आपको बस आई कांटेक्ट करना है ही करना है। अपनी वीडियोस बना लीजिए जिसमें आप आई कांटेक्ट कर रहे हो अपने फ़ोन से। ऐसा भी नहीं कि बस आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं और कैमरे की तरफ नहीं देख रहे। आप सोचिए कि कैमरा इंटरव्यू पैनल है, आपको कैमरे की तरफ देखना है और फिर पढ़ाना है, क्योंकि बाद में जब अपनी वीडियो देखेंगे ना तो आपको लगेगा बस आप अपने आप में पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा में बिल्कुल भी नहीं करना है।
ये एक छोटी सी वीडियो जब वो मुझे हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। इस वक्त अंकल जी के हाथ में एक डंडा है, क्योंकि मुझे इस वक्त वो ब्लैक बोर्ड का वर्क समझा रहे थे किस तरीके से करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। घबराइएगा मत, मुझे डांट नहीं रहे थे, मुझे समझा रहे थे और वो सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, तो ये वो छोटी सी वीडियो है। हालांकि इसे बनाने का कोई मोटिव नहीं था, ये बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए कि अंकल जी के हाथ पे डंडा है, मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त ने बना ली थी कि इसको डंडे से बैठा के पढ़ाया जा रहा है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ बार बार कह रही हूँ, लाइक करना मत भूलिएगा। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मुझे नहीं लग रहा, और मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो बाकी के पॉइंट्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो प्लीज़ 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 शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ उसका भी वेट करिएगा। उसमें भी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी ना कि बस आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।